पड़ेगा। डॉक्टर सान्याल जी यहाँ पे हैं, एक जानी मानी क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं। और इनकी खासियत है, आज भी अगर यहाँ पे आप बैठे हैं तो अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, अपने साइकोलॉजी फील्ड को। इसी तरह क्रिमिनल भी जो है वो अपग्रेड करते चले जा रहे हैं। तो जागरूक होने के नाते जनता में हमें भी अपने आप को रोज अपग्रेड होना पड़ेगा कि हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। तो बचाव में कहीं ना कहीं अ, पुलिस का बहुत बड़ा योगदान होता है। साइबर क्राइम से बचाव कैसे होना चाहिए उस पे भी। और अभी तक क्या क्रम चल रहा है, कैसे लोग पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करती है, पुलिस कैसे पकड़ के लाती है, उनको क्या चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारी जो बातें हैं वे कहीं ना कहीं पब्लिक को उतनी जानकारी पे नहीं होती। और हमने मस्तक पर दस्तक की यह कोशिश की है कि साइबर अवेयरनेस में इसको भी लिया जाए। तो एक मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सनालिटी हमारे पास में है साइबर क्राइम की, और मेरे हर कार्यक्रम में आप उपस्थित हैं, इसके लिए मैं उन्हें साधुवाद करता हूं। डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी जी आईपीएस हैं, लखनऊ विजिलेंस में देख रहे हैं। और साइबर की जो लखनऊ की ब्रांच चालू हुई थी इसके आप प्रणेता भी रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथ में ही हमारे रायपुर के एडिशनल एसपी हैं, साइबर क्राइम विभाग को देख रहे हैं, पीताम्बर पटेल जी। डॉक्टर चतुर्वेदी साहब, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक अरसे बाद फिर मुलाकात हो रही है। कि कहा जाता है कि मौसमों में, हमारे ऋतुओं में राजा कोई होता है तो बसंत होता है, और शहरों में कोई अदब होती है तो लखनऊ वाला होता है। डॉक्टर अरविंद चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। जी। और मैं पहले तो आपको और मैडम शुभ्रा सान्याल जी को बधाई देना चाहता हूं कि जिस लगन के साथ, जिस समर्पण के साथ आपने इस कार्यक्रम को बढ़ाया है लगभग 1 वर्ष से, वो प्रशंसनीय है। और मुझे विश्वास है कि जितनी वैरायटी के लोगों को आपने जोड़ा है, उससे जरूर आपका जो प्रयोजन है अवेयरनेस का, वो जरूर पूरा हुआ होगा। और उसके आपके यूट्यूब वीडियोस देखकर लोग और अधिक प्रेरित होंगे, सुरक्षित रहेंगे और लोगों को भी बराबर इस बात का संदेश देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। आज का विषय जो आपने पहले सत्र का रखा है, अप्रोच टू साइबर क्राइम पुलिस के पर्सपेक्टिव से, तो मैं इस विषय पर बोलने की अनुमति चाहता हूं आपसे। और ये भी चाहता हूं कि इस विषय की को थोड़े विस्तार में हम समझें, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि साइबर क्राइम का मतलब कि उसको, उसका अन्वेषण करने की एजेंसी पुलिस है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी अपराध को समझने के लिए उसकी भौतिक स्थिति समझना बहुत सहायक होती है। मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस के जो मुख्य 3 काम हैं वो प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन हैं। पारंपरिक रूप से पुलिस के ये 3 काम हैं। अगर हम इसको साइबर क्राइम के चश्मे से देखते हैं तो बातें और साफ हो जाती हैं कि प्रिवेंशन, जिसका आज हम प्रयास कर रहे हैं, जागरूकता, जानकारी, सतर्कता, ये सारी बातें प्रिवेंशन में आती हैं। जब अपराध हो जाता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद बात आती है उसको न्यायपालिका के सामने प्रस्तुत करने की, जो काम हम प्रोसिक्यूशन के तहत करते हैं। और ये सभी पुलिस के सभी जितने भी अपराध हैं, सभी पर यह बात लागू होती है। जो फिजिकल वर्ल्ड में अपराध होता है उसके अनावरण के लिए पुलिस शताब्दियों से अभ्यस्त रही है। शताब्दियों से क्राइम का टाइप बदल सकता है, क्राइम का पैनोरामा बदल सकता है, लेकिन पुलिस एक अभ्यस्त रही है ऐसे अपराधों के अनावरण के लिए। मैं उदाहरण भी देना चाहूंगा कि हम लोगों को कभी आज, जब हम एक 25 साल 28 साल पहले नौकरी में आए थे और आईपीसी पढ़ते थे, तो हमें आश्चर्य होता था कि जानवरों की चोरी और साइकिल की चोरी जैसी चीजों का उल्लेख भी हमें मिलता था। तो आश्चर्य होता था कि इन चोरियों का क्या मतलब है। लेकिन आज से 100 साल 200 साल पहले चले जाएं तो एक चल संपत्ति के रूप में जानवर सबसे महत्वपूर्ण चीज होती थी। उसकी चोरी, साइकिल की चोरी या ऐसे सामान की चोरी जो आज अप्रासंगिक हो गए हैं, हम वहां से फिजिकल वर्ल्ड की बात चालू करते हैं। तो फिजिकल वर्ल्ड में जब चोरी होती थी तो पुलिस क्या करती थी, उस इलाके के अभ्यस्त अपराधियों की निगरानी करती थी। अगर कोई आदमी अभ्यस्त वाहन चोर है, अभ्यस्त जानवर का चोरी करने का अभ्यस्त अपराधी है,
तो उसकी निगरानी करती थी और उसी के माध्यम से बरामदगी करती थी। मैं एम्फसाइज ये करना चाहता हूं कि फिजिकल वर्ल्ड में अपराध और अपराधी ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, और उनके बीच का लिंक, जो सबसे बड़ा लिंक था, वो अभ्यस्त अपराधियों का था। धीरे धीरे विकास हुआ, सड़कें बनी, ट्रेन हुई, संचार के माध्यम बढ़े, उसके धीरे धीरे फिजिकल वर्ल्ड में होने वाले अपराधों के स्वरूप में भी परिवर्तन आ गया। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं कि वाहन चोरी आज गिरोहबंद अपराध करने वाले लोग दूसरे राज्यों में जाकर चोरी करते हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ एक जनपद है जो बदनाम है वाहन चोरों के लिए। वो महाराष्ट्र से चोरी करके गाड़ियां लाता है और नेपाल में बेचता है। हमने एसटीएफ में रहते हुए उत्तर प्रदेश में बहुत सी गैंग राजस्थान और मध्य प्रदेश के पकड़े, जो लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद में बड़े सलीके से, बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से चोरी करते हैं। तो ये जो सड़कों का संजाल है, संचार माध्यम है, ट्रेन्स हैं, जो बावरियाओं की घटनाएं होती हैं, पहले वो लोकलाइज होती थी। आज आप देखते हैं कि राजस्थान का बावरिया चेन्नई में भी अटैक करता है, यूपी में भी करता है, वेस्ट बंगाल में भी करता है। तो ये सारे संसाधनों के कारण हुआ। इससे क्या हुआ, मैं एक और अपराध का जिक्र करना चाहूंगा जो फिजिकल वर्ल्ड में बहुत बड़ी चुनौती पुलिस के लिए बनता है। वो है भाड़े के हत्यारे, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स। तो वो भी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, जिनको वहां कोई नहीं जानता। पुलिस जब तलाश करती है, अन्वेषण का प्रयास करती है, तो उनके बारे में कोई ट्रेस नहीं मिलता, क्योंकि वो वहां पहले कभी आए ही नहीं है। तो ये फिजिकल वर्ल्ड की स्थिति है जहां फिजिकल वर्ल्ड में अपराध होता है। हम अगर साइबर वर्ल्ड में आए, कि साइबर वर्ल्ड में जो अपराध हो रहा है, जो हमारा आज का मूल विषय है, उस पर अगर हम आए, तो मेरे विचार से हमको पहले ये समझना चाहिए कि ये जो साइबर क्राइम हो रहा है, ये साइबर स्पेस में हो रहा है। तो साइबर स्पेस क्या है? हमारे श्रोता, हमारे दर्शक अगर इस बात को, जी चौधरी साहब, बस मैं आप ही के कलीग को भी आ चुके हैं, उन्हें भी जोड़ता हूँ। एडिशनल एसपी है रायपुर जी जी, साइबर क्राइम विभाग में, पीताम्बर पटेल जी। तो बस मैं इस पैनल में उनका स्वागत कर रहा हूँ, और मैं भी आपके स्वागत साथ करता में हूँ कन्वर्सेशन उनका। में सहयोगी हो गए पीताम्बर पटेल जी। डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी जी आपके सामने हैं पैनल पे आज, और आप वर्तमान में विजिलेंस में है, लखनऊ में है, और साइबर के साथ साथ में यूपी एटीएस में भी आपने अपने अनुभव दिए हुए हैं। तो चतुर्वेदी साहब कंटिन्यू करेंगे और आपस में डायलॉग भी चालू हो जाएगा। किसी किसी बिल्कुल बात को बिल्कुल, लेकर के आप एक दूसरे से भी अगर रखेंगे तो फोरम की जो सार्थकता है, अवेयरनेस की, वो बढ़ बढ़ जाएगी। जाएगी। हाँ, तो थैंक यू। पीताम्बर जी का मैं भी स्वागत करता साथ ही हूँ। साथ मैं डॉक्टर गंभीर सिंह जी का भी अभिवादन कर रहा हूं सर, और इस प्रोग्राम के बाद मैं आपको वापस बुलाऊंगा, तो तब तक आप इनके अनुभव को लें। डॉक्टर गंभीर सिंह जी डीन है रिम्स मेडिकल कॉलेज रायपुर में, और साथ में ही आप रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन न्यू दिल्ली के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद में अभी सेवाएं दे रहे हैं। नमस्कार। पांडे जी, मेरा निवेदन है कि डॉक्टर सिंह हमारे विशिष्ट अतिथि हैं आज के कार्यक्रम के, तो जी मैं अपनी बात को रोकता हूं। मैं यहीं से शुरू करूंगा या बैकग्राउंड देकर पुनः शुरू करूंगा, जी। लेकिन कार्यक्रम की गरिमा के अनुसार आप पहले उनका स्वागत कीजिए, उनका उद्बोधन हम लोग सुने। मुझे कोई जल्दी नहीं है, आज मैंने ये समय आपके लिए रखा है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मेरे विचार से प्रोटोकॉल कहता है कि हम पहले उनका स्वागत करें और उनको सुने। आपके विचार का साधुवाद है। मैं डॉक्टर गंभीर सिंह जी को मंच पे बुलाता हूं अपने उद्बोधन के लिए। डॉक्टर गंभीर सिंह जी। आप सभी को बहुत सारी अभी पहली बार मैं मिल रहा हूँ सन्याल मैडम को। मैं उनका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहता है, तो पहले तो उनसे मैं आशीर्वाद लेना चाहूंगा। और चतुर्वेदी जी, पटेल साहब, जितने भी ऑडियंस हैं, सबको मेरा छत्तीसगढ़ फोरम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, नमस्कार। आज का निश्चित रूप से ये जो टॉपिक है, बहुत ही एक ऐसा बर्निंग इशू है आज के इस समय में, जहाँ पर न सिर्फ हमारे युवा साथी इन सारी चीजों में इन्वॉल्व हैं, और ऐसा लगता है कि अभी चतुर्वेदी साहब को सुन रहा था मैं, वो जैसा कह रहे थे कि भाई एक थोड़ा सा शायद उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया था साइबर के बारे में। तो एक ये ऐसी व्यवस्था है जो जिसका जो माध्यम बाहर से है, उसका कंट्रोल सिस्टम ही सारा चीज बाहर से होता है। अभी मेरे बारे में नरेंद्र जी ने जैसा बताया कि मैं आरईसी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ, वहाँ पर भी बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर भी इनके सारे इन्फिल्ट्रेशन होते रहते हैं, और लकली मैं वहाँ पर इसका चेयरमैन भी हूँ। साइबर का जो सिस्टम है
तो जब भी मुझे मौका मिलता है, चाहे वो हैदराबाद का इनका मेन जो ब्रांच है या दिल्ली का, तो उसको जाके देखता हूँ, समझने का प्रयास करता हूँ। तमाम सारे कोशिश के बाद भी अगर हम वहाँ पर ये कहें कि इसकी जो रोकने की सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी 100% है, तो नहीं है। हम जैसे ही किसी नए चीज को लॉन्च करते हैं, विद इन सेकेंड उसमें इन्वेडर्स दूसरे रूप में आ जाते हैं। तो निश्चित तौर पे ये बड़ा एक समस्या तो है हमारे पूरे सिस्टम का। तो मेरा अपना ऐसा मानना है कि जागरूकता ही सबसे अहम चीज है, और इस फोरम के माध्यम से और जो चीज हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, मैं समझता हूं अगर मैक्सिमम लोगों के पास में ये जानकारी पहुंचे, अभी मैडम सन्याल को जैसे मैं सुन रहा था, तो यही एक चीज है कि आप जागरूक रहिए। कोई भी ऐसी चीज लगता है जहां पर कुछ डाउट्स है आपके मन को, आप वो चीज मत करिए, मत जाइए उस तरफ। क्योंकि जो लालच होती है, लालच बहुत ही एक ऐसी विडंबना है, खासकर युवा साथियों के साथ में। अगर कोई एक मोबाइल ऐप पे कोई चीज ऐसा आता है कि आप रातों रात लखपति बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं, तो वो उसको बिना सोचे समझे ट्रैक करना जो शुरू करते हैं, ये सारी चीजें नहीं करना चाहिए किसी को भी। लेकिन दुर्भाग्य से मैं बार बार ये लालच वर्ड बोल रहा हूँ कि लालच लोगों के पास में, पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे का वो मतलब नहीं है। अज्ञानता ऐसी भरी हुई है, उनको लगता है कि सारी जो चीजें हैं बहुत आसानी से पैसे कमाए जा सकते हैं, कोई भी सारी जो चीजें हैं, तो लोग बस उस तरफ जैसी जाते हैं और उसमें ट्रैप हो जाते हैं। तो ये हमारा अभी पूरे शाम तक जो डिस्कशन चलेगा, मेरा ऐसा मानना है कि हम लोगों को ये बताने का प्रयास करें कि चीजें आसान नहीं है, पैसा कमाना आसान नहीं है, मेहनत कस होना चाहिए, हमें मेहनत करना चाहिए, और आसपास की सारी चीज के लिए हमें सजग रहना चाहिए। अगर हम खुद सजग रहते हैं तो निश्चित रूप से दूसरे लोगों को भी हम ये बता पाएंगे, घर में अपने बच्चों को, अपने मतलब जो फैमिली में बाकी जो मेंबर्स हैं, हर कोई एंड्रॉयड यूज करता है, वो एंड्रॉयड के क्या क्या पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, वो सारी चीजें उनको जानना चाहिए। ये डिस्कशन फैमिली में भी होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जब अभी हम बैठते हैं सवेरे नाश्ते में, रात में डिनर में, कि भाई ऐसा कोई लिंक तो नहीं आया आपके उसमें, ऐसी कोई चीज तो नहीं आई जिसको आपने ऑपरेट कर दिया है, बिल्कुल नहीं ऑपरेट करना है। तो ये सेंसिटाइजेशन भी लगातार फैमिली में भी होते रहना चाहिए, दोस्तों के बीच में होना चाहिए, जहां पर भी हम वर्क करते हैं उस वर्क प्लेस में भी होना चाहिए। तो काफी सारी चीजें हो सकती हैं। मैं वैसे आज शाम के पैनल में पैनलिस्ट हूँ, क्योंकि चतुर्वेदी जी का पुनः धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कहा कि मुझे स्वागत किया जाए। स्वागत की कोई जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों के बीच में हूँ, और आपने ऐसा कहा, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। बल्कि हम आपका स्वागत करना चाहेंगे, आप से मेरी पहली बार मुलाकात हो रही है, तो सर आपके बीच में मुझे इंट्रोड्यूस किया गया, और उसके लिए पुनः नरेंद्र को धन्यवाद, और आपने मुझे समय दिया। आप कंटिन्यू करें, हम आपको अभी सुनना चाहते हैं, आपका समय है। इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। दो तीन बातें जो कि डॉक्टर चतुर्वेदी पहले भी इस बात को उठा चुके हैं, तीन चीजें बताते थे, उसमें से प्रमुख दो जी बातें आपने उठा ली। एक लालच, और दूसरी अज्ञानता। ये दो चीजें जो है हमें इस तरह के विक्टिमाइजेशन की ओर ले जा रही है। तो सजग रहे, सजगता जरूरी है, उसके लिए अवेयरनेस जरूरी है। और सबसे प्रमुख बात जो आपने कही साहब, वो सब आज के समय में बहुत आवश्यक है, वो है परिवार से निरंतर संवाद। कहीं ना कहीं हम परिवार के साथ में बैठना कम कर दिए हैं, बातचीत कम कर दी है, जिसके दुष्परिणाम अब हर घर में, चाहे किसी भी उम्र का व्यक्ति क्यों ना हो, महिला हो या पुरुष, युवा हो या बूढ़ा या बच्चे, सब साइबर अटैक के शिकार हो रहे हैं। चतुर्वेदी जी के पास चलूं उसके पहले साथ मैं सोचता हूँ कि थोड़ी देर के लिए पीताम्बर पटेल साहब को भी अगर आप अनुमति दें तो मैं दो शब्दों के लिए बुला लूं, ताकि चर्चा करने में आनंद आ जाएगा। और हम सब कहीं ना कहीं सर साइबर क्राइम से हटने के लिए आनंद की खोज में सब कोई बैठे हुए हैं। मधुकर जी बात को समझ रही है, तो हम उनको भी बाद में लाएंगे। और आनंद, साइबर क्राइम से बचने के लिए, आनंदित रहने के लिए क्या उपाय किए जाए, ये भी आज बात कर लेंगे। तो पीताम्बर पटेल साहब, अभिनंदन। सभी को नमस्कार, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज मुझे ये मौका दिया। और बहुत ही जान करके खुशी हो रही है कि साइबर अवेयरनेस के लिए आप सब लोग अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं, और एक बृहद मंच के माध्यम से लोगों को अवेयरनेस और जो भी जानकारी उनके हित के लिए दी जा सकी, आप लोग कर रहे हैं। क्योंकि मैं एक इन्फोर्समेंट एजेंसी में अभी काम कर रहा हूँ, और साइबर क्राइम भी एक क्राइम ब्रांच का एक हिस्सा है।
तो हम लोग जिस प्रकार की जितनी डिफिकल्टी होती है, जितने प्रकार के केसेस आते हैं, रोज लगभग मोर देन 50, कभी कभी 100 भी केसेस आते हैं। सभी केसेस को देख के लगता है कि जो बात अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि किस प्रकार से छोटी छोटी लापरवाही या लालच में आकर के लोग अपने पूरी जिंदगी की कमाई या एक बड़ी रकम जो है, जिसको बहुत ही हार्ड अर्न मनी होता है, उसको गंवा बैठते हैं या फिर किसी अन्य प्रकार की समस्या में आ जाते हैं। तो जैसे अब मैं एक सामान्य सी बात कहना चाहूंगा, ट्रैफिक पुलिस कभी भी जी ट्रैफिक व्यवस्था तब तक नहीं बना पाएगी जब तक लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करेंगे। वही स्थिति अगर ऑनलाइन फ्रॉड या साइबर क्राइम के संबंध में है, जब तक लोग जो बेसिक हमारी जो साइबर सेफ्टी के रूल्स हैं और जो अवेयरनेस होनी चाहिए, अगर ये नहीं कर पाएंगे, तो पुलिस या किसी भी इंफोर्समेंट एजेंसी के लिए बहुत ही मुश्किल है कि साइबर क्राइम के जिस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, जिस प्रकार से लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रॉड्स में, उसको इन्वेस्टिगेशन करना और उन तक उनको उसको कंप्लीटली उस पर रोक लगा पाना बहुत ही एक मुश्किल और चैलेंजिंग टास्क है। मैं आगे अगर मुझे बात रखने का भी मौका मिलेगा तो मैं बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से हम लोग कठिनाई होती है कि एक क्राइम के पीछे जब हम लोग जाते हैं और उसका शुरू से डाटा एनालिसिस से लेके लास्ट में आरोपी तक पहुंचने तक कितने स्टेप्स में क्या क्या परेशानियां हैं। और समटाइम्स ये ऐसा होता है कि एक केस के पीछे ही अगर आपकी टीम दिल्ली गई है तो उसको 10 दिन वहां रुकना है, हैदराबाद गई है तो वहां एक सप्ताह से ज्यादा रुके तब जाके कहीं ट्रेस हो पाते हैं। तो ये चीजें, जितने का फ्रॉड नहीं हुआ रहता उससे ज्यादा कई कई बार टाइम एफर्ट मनी इसमें स्पेंड होता है। तो अगर हम ये चीजों को इस फोरम के माध्यम से आज मैं भी जुड़ रहा हूँ, अगर इस दिशा में हम आगे बढ़े तो निश्चित तौर पे हम लोग जो है सभी को एक पूरे समाज को एक फायदा होगा और जो साइबर क्राइम है उस पे लगाम लगाने में, उसको कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। बिल्कुल पटेल जी, आपने बहुत अच्छा बात की। इस फोरम पे एक बार हम लोगों ने इस विषय पे चर्चा भी की थी और उस पर थोड़ा सा पॉजिटिव साइड भी देखने को मिला था। जब उत्तर प्रदेश के ही हमारे एक हेड कांस्टेबल थे, उस दिन हम लोग कांस्टेबल और एसआई रैंक के जो पुलिस ऑफिसर थे उनको चर्चा में शामिल किए थे। तो फिरोज सर पहचान रहे होंगे, त्रिवेदी साहब, फिरोज जी बैठे हुए थे और हमारे वेस्ट बंगाल से एक पांडे जी जुड़े हुए थे, सत्यनारायण पांडे जी, और दोनों के कन्वर्सेशन का फायदा उन्हें मिला था, ऐसी जानकारी मिली। तो क्या, चलिए चर्चा चलते हैं और आपकी बातें सुनेंगे। तो पर जो पटेल जी ने बात रखी है सर, ये सुनूंगा भाई आगे चल करके। बिल्कुल, पटेल जी ने व्यवहारिक बातें रखी, जो व्यवहारिक कठिनाइयां हैं पुलिस के सामने इस प्रकार के क्राइम को हैंडल करने के लिए और इन्हें कैसे दूर किया जाए। मेरा अनुरोध है कि ये एक महत्वपूर्ण फोरम है, इसके मिनट्स दर्ज किए जाएं और इसकी एक रिपोर्ट एमएचए को भेजी जानी चाहिए कि तमाम तरह के फोरम्स, वो प्राइवेट हों जहां स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो क्या सोचते हैं और किस प्रकार का समाधान उनकी दृष्टि में है। इस प्रकार का कोई रिकमेंडेशन जरूर जाना चाहिए। और मैडम सान्याल हैं, वो एक आधिकारिक व्यक्तित्व हैं इस क्षेत्र की, तो अगर उनकी ओर से जाता है तो मुझे लगता है कि इसको कंसिडर किया जाना चाहिए। तो पांडे जी, आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी बात कंटिन्यू करूं। बिल्कुल सर। तो हमारे श्रोता दर्शक बाद में जुड़े हैं, मैं केवल छोटा सा रिकैप उनके लिए रखना चाहता हूं। इस सत्र का विषय है अप्रोच ऑफ टू साइबर क्राइम फ्रॉम पुलिस पर्सपेक्टिव। तो मैं अपनी बात कह रहा था कि पुलिस के 3 काम बेसिकली होते हैं, प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन। ये पुलिस के सारे अपराधों में ये बात लागू होती है और ये बड़ी मुफीद है साइबर क्राइम के लिए, क्योंकि आज जो काम हम लोग जिस चीज के लिए यहाँ बैठे हैं वो प्रिवेंशन का ही एक रूप है, जिसको हम अवेयरनेस कह सकते हैं, जागरूकता कह सकते हैं। और इन्वेस्टिगेशन एक प्रोफेशनल काम है पुलिस का, मैं अभी उस पर भी चर्चा करूंगा। और अंत में फिर बात आती है कि हमारा किस प्रकार का साक्ष्य संकलन है अपनी विवेचना में, जिससे कि हम एक सफल प्रोसिक्यूशन करा सकें और जो हमारा अल्टीमेट पर्पस है किसी भी क्राइम को रजिस्टर करने का, उसे पा सकें। मैं आरंभ में ये कहना चाहता था, ये एम्फसाइज करना चाहता था कि अपराध मुख्य रूप से उसकी भौगोलिक सीमा से, भौगोलिक परिस्थिति से समझे जाते रहे हैं। जो हमारी पारंपरिक पुलिसिंग है वो निश्चित रूप से
जो भौगोलिक स्थिति है उसको बहुत महत्व देती रही है, लेकिन जब से संचार क्रांति हुई, सड़कें अच्छी हो गई, रेल मार्ग कनेक्टेड हो गए, तो अपराध भी उसी प्रकार से बढ़ गया फिजिकल वर्ल्ड में। अब हमको केवल उसको ज्योग्राफी में समेट कर देखना हमारे लिए संभव नहीं है। हम जब इस पड़ाव पर आए 1980 के दशक में, 90 के दशक में, तो हमारा सामना एक ऐसे क्राइम से होता है जो फेसलेस है, जो ज्योग्राफी लेस है, जो उसकी पहचान नहीं है। ऐसे क्राइम की ओर हम बढ़े। फिजिकल क्राइम में हमारा अपना अनुभव है कि कम से कम 50% क्राइम ऐसे होते हैं जहां व्यक्ति की पहचान अपराध होते ही हो जाती है। आप चाहे महिला के विरुद्ध अपराध देखें तो उसमें उसके जो संबंध संपर्क रहे हैं उससे कुछ न कुछ सूत्र मिल जाता है। मर्डर के केस में भी अधिकांश बार हमको सूत्र मिल जाते हैं, अपहरण के केस में सूत्र मिल जाते हैं। तो लेकिन साइबर क्राइम एक ऐसा अपराध है जहां आरंभ में ही मैडम ने बताया था कि ये हम यहाँ पर ऑफेंडर कौन है इसको हम नहीं पहचान पाते, ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज होता है। मैं अपनी बात कर रहा था कि हम साइबर क्राइम को समझें उसके पहले हमें साइबर स्पेस समझना होगा। वो भौगोलिक स्थिति जो धरातल पर अन्य अपराधों के लिए होती है, वो भौगोलिक स्थिति साइबर क्राइम में क्या है, तो उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं साइबर स्पेस। और साइबर स्पेस एक प्रकार का वर्चुअल एनवायरनमेंट है जहां पर कंप्यूटर, नेटवर्क और इंटरनेट से वो बनता है, ग्लोबल होता है। उसमें फिजिकल प्रेजेंस का कोई अर्थ नहीं रह जाता, वो अर्थहीन हो जाती है चीजें। दुनिया के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठे हुए व्यक्ति से संपर्क कर सकता है और उसके साथ अच्छा काम भी कर सकता है और बुरा काम भी कर सकता है। मेरा अपना अनुभव है कि जब हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं, 4 चीजें ऐसी हैं जो हम डिजिटल वर्ल्ड में करते हैं और यही हमारे लिए अपराध सृजित करता है। 4 स्थितियां हैं जो हम डिजिटल क्राइम में करते हैं, जो डिजिटल वर्ल्ड में करते हैं और उसी से अपराध बनता है। पहली चीज है साइबर स्पेस में कहीं भी आप देखिए, चाहे अपराध हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमारी एक्टिविटीज में पहला जो चीज है वो क्रिएशन ऑफ डिजिटल डेटा है। दूसरी चीज आती है स्टोरेज ऑफ डेटा, हम किसी चीज को सेव करते हैं, क्रिएट करने के बाद उसे सेव करते हैं। तीसरा काम हम करते हैं कि उस सेव्ड डेटा को हम ट्रांसमिट करते हैं। और चौथा काम करते हैं कि हम जो पूर्व से सेव डेटा है उसको एक्सेस करते हैं। यही 4 काम हमारे साइबर स्पेस में होते हैं। इस साइबर स्पेस में अगर ये सारा स्मूथ चल रहा है तो सिक्योर्ड सिस्टम है। अगर इसमें किसी भी चरण में किसी प्रकार की सेंध लगती है तो हम उसको कहते हैं कि ये साइबर क्राइम है। यहाँ एक बात और समझने की और गौर करने की है कि इस साइबर स्पेस का उपयोगकर्ता कौन है। तो इसके उपयोगकर्ता इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट्स हैं और बहुत सी डिजिटल डिवाइस हैं, इंटेलिजेंट डिवाइस हैं जो इस साइबर स्पेस की उपयोगकर्ता होती हैं। मैं अपने इस विषय को एक सिलसिलेवार रखने के लिए ये भी बताना चाहता हूं कि ये काम क्या होता है डिजिटल स्पेस में। हम सभी लोग जानते हैं कि वेबसाइट्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, ऑनलाइन बैंकिंग, ईमेल सिस्टम, क्लाउड स्टोरेज, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो मिलकर हमारे साइबर स्पेस को बनाती हैं, जहां पर हम ये ऊपर के 4 काम जो मैंने गिनाए, स्टोरेज, उसका क्रिएशन, स्टोरेज, ट्रांसमिशन और एक्सेशन, ये 4 काम हम अपने इस डेटा के साथ करते हैं। अब यहाँ पर बात निकलती है कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। साइबर क्राइम से पहले हम सजग रहते हैं कि हम अपने जो डिजिटल स्पेस है उसको सुरक्षित रखें। तो जो प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम, प्रोग्राम और डेटा है फ्रॉम किस चीज से, अनऑथराइज्ड एक्सेस से, डैमेज से, थेफ्ट से, डिजिटल डिसरप्शन से, ये जो हमारे पूरे क्रियान्वयन है वो साइबर सिक्योरिटी के घेरे में आता है। और ये क्या चाहिए इसके लिए, हम अपने साइबर स्पेस को जो सुरक्षित रखते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए, तो हमें टेक्निकल सॉल्यूशन चाहिए। जो हमारी सरकारें हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं,
वो टेक्निकल सोल्यूशन रखें जिससे कि उनका डेटा सुरक्षित रहे। जो दूसरी महत्वपूर्ण कड़ी है इसमें, वो पॉलिसीज है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, एक्ट्स हैं, जिसके माध्यम से हम उन सुरक्षा के मानकों का इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं। और तीसरा अवयव इसमें है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन विजिलेंस। ह्यूमन विजिलेंस सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसकी चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं। वो इंडिविजुअल्स पर भी लागू होती है, बैंक अथॉरिटीज पर भी लागू होती है, सरकार के जो घटक हैं वहां भी लागू होती है, क्योंकि ये जो ह्यूमन इंटरफेस है ये किसी न किसी प्रकार से हमारे जो साइबर स्पेस है और साइबर क्राइम है इसके बीच का इंटरफेस है। उस साइबर स्पेस में साइबर क्राइम न हो सके इसको रोकने का इंटरफेस है, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। और आज हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं इस ह्यूमन विजिलेंस को बढ़ाने के लिए। इस ह्यूमन विजिलेंस के क्या एंगल्स होने चाहिए, किस प्रकार से सजगता लाई जाए, इसके लिए हम लोग आज यहाँ जमा हुए हैं। हम ये भी मैंने प्रोग्राम देखा जो मैडम सान्याल और पांडे जी ने तैयार किया है, वो पुलिस से भी बात कर रहे हैं, वो फोरेंसिक एक्सपर्ट से भी बात कर रहे हैं, जुडिशरी से भी बात कर रहे हैं। तो हम जब इस प्रोग्राम के समापन पर पहुंचेंगे तो हमारे पास जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी के मत होंगे, विचार होंगे, और उसके आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकेंगे। हम अगर पुलिस अप्रोच की बात करें, साइबर क्राइम के हम विस्तार में नहीं जा रहे क्योंकि आज का वो विषय नहीं है कि साइबर क्राइम क्या है, किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। मैं पासिंग रेफरेंस जरूर दूंगा आगे अपनी बातों में, लेकिन जो पुलिस का अप्रोच रहता है वो प्राइमरी फोकस टू स्प्रेड अवेयरनेस है। पुलिस का भी अप्रोच है। और क्यों है अप्रोच? अभी पांडे जी याद दिला रहे थे कि सिंह साहब ने लालच की बात कही, इग्नोरेंस की बात कही, तो मैं उसको एक स्ट्रक्चर्ड रूप में रखना चाहता हूं कि क्यों इसकी आवश्यकता है। आप याद कीजिए जो इस गोष्ठी में हमारी उम्र के लोग हैं या यंगर लोग भी हैं, आप याद कीजिए जब आपने साइकिल चलाना सीखा होगा तो क्या क्या चरण होते थे, क्या क्या स्टेप्स होते थे। मुझे अच्छी तरह याद है जब पहली बार साइकिल चलाई तो कॉलोनी के बड़े भैया लोग जो थे उन्होंने हमें साइकिल पे बैठाया और पीछे से धक्का दे दिया, कहा बैलेंस करना है और पैडल चलाना है। मैं पैडल चलाते कुछ दूर तक गया तो दूरी पर खड़े हुए दूसरे भैया ने हैंडल पकड़ के हमारी साइकिल को पकड़ा और हमें सुरक्षित उतार लिया। ये साइकिल चलाने की का पहला स्टेज होता था। उसके बाद एक ईंटे का ढेर बनाते थे या किसी दीवार के सहारे साइकिल को खड़ा करके बैठते थे, पीछे से कोई धक्का देता था और हम साइकिल चलाने लगते थे। फिर कैंची चलाई, फिर सीट पे पैर फेंक के कैसे बैठा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे साइकिल हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे कार हो, हम जब उसको चलाना सीखते हैं तो उसमें पर्याप्त प्रयास करते हैं, पर्याप्त स्टेप्स फॉलो करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से साइबर स्पेस में जब हम आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। हम किसी की भी कहने से कोई ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं और उसका इस्तेमाल करना आरंभ कर देते हैं। ये हमारी साइबर स्पेस में मूव करने की सबसे बड़ी लिमिटेशन है। और जो परपिट्रेटर है, जो ऑफेंडर है, वो हमारी इस इग्नोरेंस का पूरा पूरा फायदा उठाता है। वो कभी किसी कलेवर में कोई अपराध हमें भेजता है, कभी दूसरे कलेवर में अपराध भेजता है और हम उसके चंगुल में फंस जाते हैं। यहाँ मैं 4 चीजें अपने जो दर्शक हैं उनके सामने रखना चाहूंगा। एक चीज जो साइबर क्राइम्स में सबसे ज्यादा दिखाई देती है, कारण दिखाई देता है अगर उसको हम उसका परीक्षण करें, तो वो हिप्नोटिज्म है, सम्मोहन। यद्यपि ये सम्मोहन फिजिकल वर्ड में भी होता है, जिस अपराध को हम हमारे पुलिस के साथी अधिकारी समझ सकेंगे, जिसको कॉमन लैंग्वेज में हम टप्पेबाजी कहते हैं। वो क्या है? हमारे जो विवेक है, हमारा जो कंसंट्रेशन है, उसको कुछ सेकंड्स के लिए आदमी डेविएट करता है और अपराध कर बैठता है। मैं गाड़ी से कहीं जा रहा हूँ, कोई आदमी नॉक करके रेड लाइट पे हमसे कहता है कि सर देखिए आपकी गाड़ी से पेट्रोल गिर रहा है, चू रहा है। मैं तुरंत बिना सोचे समझे पीछे उतर कर देखता हूँ, सारी चीजें ठीक पाता हूँ। तब तक उस आदमी का दूसरा साथी हमारी सीट पर रखे हुए लैपटॉप या फोन को लेकर गायब हो जाता है। तो ये क्या है? टप्पेबाजी है। इसी प्रकार का ध्यान विचलित किया जाता है साइबर क्राइम में, और वहां अपराध घटित होता है और हम किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर रह जाते हैं कि हमने
जरा सी मूर्खता, जरा सा ओटीपी लिंक शेयर करके या किसी का भेजा हुआ क्यूआर कोड हमने स्कैन कर दिया ये सोचते हुए कि हमें पैसा मिलेगा क्यूआर कोड स्कैन करने से, जबकि हमेशा क्यूआर कोड स्कैन करने से पैसा आपके खाते से जाएगा। मैं बहुत से उदाहरण नहीं ले रहा हूं समय की कमी को देखते हुए। जो दूसरा बड़ा कारण है वो इग्नोरेंस है, जिस पर हमारी लगातार चर्चा हो रही है। और ये इग्नोरेंस इसीलिए है क्योंकि जो व्यवस्था है, मैं कभी कभी आपत्ति करता हूं बैंकिंग सिस्टम पर भी कि एक सामान्य आदमी को जब बैंक खाता खोलता है तो आप क्यों उसे ऑटोमेटिकली इंटरनेट खाता, उसका ऑनलाइन बैंकिंग और सारी चीजें उसे उपलब्ध करा देते हैं बिना उसकी इच्छा के, बिना उसकी जानकारी के। इसके बारे में हम सभी सहमत होंगे कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंटरनेशनल इंडेक्सिंग में जिस बैंक के जितने अधिक इंटरनेट कस्टमर होते हैं उसकी इंडेक्सिंग उतनी हाई होती है, इसलिए खाता खुलते समय ऑटोमेटिकली ये सुविधा उसे दे दी जाती है जिससे बैंक का स्कोर बढ़े। जो तीसरी बात है वो आईडी थेफ्ट है। हमको इस पर भी आज विचार करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए कि जो हमारा पुलिस का अप्रोच है उसमें एक बड़ा कारण साइबर क्राइम होने का आईडी थेफ्ट है। हमारी आईडी आसानी से दूसरा आदमी इस्तेमाल करता है। मैं एक बड़ी छोटी सी बात बताऊं जो मेरे ख्याल से यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मालूम होगी, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी इस बात को और अधिक प्रेषित करें। हमको अपनी आईडी किसी भी काम के लिए देने के लिए, चाहे हम कोई रेंट एग्रीमेंट कर रहे हैं या कोई नया सिम ले रहे हैं, बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं, कि जहां भी हमको आईडी देनी होती है हमको 2 लाइन से क्रॉस करना चाहिए और उस पर लिखना चाहिए कि आईडी आज दिनांक इतने को मैंने इस कार्य के लिए प्रयोग की, इसका कहीं और दुरुपयोग न किया जा सके, इसलिए इस पर यह उल्लेख किया जा रहा है। तो बहुत बार आपकी आईडी का जो दुरुपयोग होता है उससे हम बच सकते हैं। जो चौथा अवयव है जिसके बारे में अभी सिंह साहब ने भी इंगित किया, मैडम ने भी इंगित किया, वो हमारी ग्रीड है। मैं बहुत बार जो लॉटरी का टिकट जीतने के नाम पर जिनके साथ धोखाधड़ी होती है उनसे पूछता हूं कि क्या आपने लॉटरी का टिकट खरीदा था, और वो उत्तर हमेशा नेगेटिव में मिलता है। तो जो टिकट हमने खरीदा नहीं उसकी लॉटरी का इनाम पाने के लिए हम लाखों रुपए अपने गंवा बैठते हैं, हम अपना विवेक खो बैठते हैं, ये केवल लालच के कारण होता है। तो इस लालच से हमें बचने की आवश्यकता है जिससे कि हम एक सुविचारित निर्णय ले सकें किसी भी समस्या पर, इसकी बहुत आवश्यकता है। पुलिस के दृष्टिकोण से मैं दूसरी बात जो कहना चाहूंगा वो है टू लर्न टू टैकल साइबर क्राइम्स। मैं ये नहीं कहता कि आज की पुलिस चाहे किसी भी प्रदेश की हो वो साइबर क्राइम को हैंडल करने में सक्षम नहीं है, लेकिन अभी श्री पटेल ने एक बड़ी व्यवहारिक बात कही कि इतनी ज्यादा संख्या में साइबर अपराध हो रहे हैं और उन साइबर अपराध का अमाउंट और पुलिस द्वारा किए गए प्रयास का खर्च अगर जोड़ा जाए तो उनका कोई अनुपात नहीं बैठता है। हम केवल इसलिए इन चीजों को वर्कआउट करते हैं कि जनता में ये विश्वास रहे कि पुलिस यह कार्य कर सकती है, अन्यथा उनके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर हम करें तो कोई प्रपोर्शन नहीं बैठता है उस सफलता को प्राप्त करने में। हम एक बार फिर आपको याद दिला दें कि साइबर स्पेस या साइबर क्राइम ज्योग्राफी के बियॉन्ड होता है, बियॉन्ड ज्योग्राफी होता है, इसलिए भी ये चीजें हमारे लिए बड़ी कठिन हो जाती हैं। जिसके साथ ठगी हुई वो लखनऊ में बैठा है, जहां से ठगी इनिशिएट की गई वो मध्य प्रदेश में कोई जगह हो सकती है, और जहां डिलीवरीज हुई वो बेंगलोर शहर हो सकता है। तो इसलिए इसका इतना व्यापक परिदृश्य है इसका, जिसको हैंडल करना बहुत बार मुश्किल होता है। तो पुलिस क्या करती है, सबसे पहले वो मोडस ऑपरेंडी का अध्ययन करती है, क्योंकि एक ही मोडस ऑपरेंडी बहुत बार रिपीट होती है और उस मोडस ऑपरेंडी के कारण हम समझ पाते हैं कि अपराध किस प्रकार किया गया। एक जो आजकल अगर हॉट पैटर्न है, हॉट स्पॉट्स हैं साइबर क्राइम के, उनकी बात करें तो हम लोग कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में आप किसी के द्वारा भेजा गया लिंक आप क्लिक न करें, आप किसी के द्वारा भेजा गया क्यूआर कोड स्कैन न करें, आप किसी के भी द्वारा कहे गए किसी ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल न करें। तो ये
कैसे हम डिसाइफर करते हैं, कैसे हम डिसेमिनेट करने का प्रयास करते हैं, मोडस ऑपरेंडी की स्टडी करने के बाद कि वो आदमी पहला स्टेप क्या करेगा, पहले कैसे आपको चार्म करेगा, हिप्नोटाइज करेगा, और बाद में किस प्रकार से अपराध में सम्मिलित होगा। दूसरी बात हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि हमारा संपर्क जो टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं, इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं, बैंक है, एनसीपीआई है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, इनसे कैसा है और हम कितने एक्सटेंट तक इनसे जानकारी ले पाते हैं। उसके लिए हमारी पुलिस को खुद सजग रहना होगा, जानकारी को अपडेट करते रहना होगा। बहुत से नए पोर्टल्स आ रहे हैं, बहुत सी नई सुविधाएं आ रही हैं, बहुत सी ऐसी चीज आ रही हैं जहां आप स्वयं बहुत सी जानकारी जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ मैं ये एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि साइबर क्राइम में एक महत्वपूर्ण बात है कि स्पीड, कितने स्पीड के साथ आप चीजों को वर्कआउट करने का प्रयास करते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एनसीपीआई ने अभी हाल में एक पोर्टल आरंभ किया जहां अगर आप जो ट्रांजैक्शन का डिटेल है, जो ट्रांजैक्शन आईडी है, वो अगर आप डालते हैं तो बेनिफिशियरी का डिटेल मिल जाता है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि जब कोई पीड़ित हमारे पास आता था तो उसके पास अपने बैंक का तो डिटेल रहता था, लेकिन उसके बैंक से पैसा कहाँ गया, इसके लिए हमको पहले उस बैंक से संपर्क करना होता था और बाद में फिर जहां पैसा गया वहां संपर्क करना होता था। तो एनसीपीआई ने यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए ये सुविधा आरंभ की है, जिसका प्रयोग हमारे पुलिस फोर्स को करना चाहिए। सोशल नेटवर्किंग साइट भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या का सबब है, क्योंकि उस पर होने वाली जो कार्रवाई है, क्योंकि उसके सर्वर्स ज्यादातर हिंदुस्तान से बाहर हैं, हमें ज्यादा समय लग जाता है उनसे जानकारी प्राप्त करने का। हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार एक निश्चित प्रयास कर रही है कि भारत में होने वाली जो एक्टिविटीज हैं उनके जो डिटेल्स हैं वो भारत में उपलब्ध हों, सर्वर्स के मिरर लगाए जाएं और वो डेटा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भारत में ही प्राप्त हो सके। इसके प्रयास केंद्र सरकार के स्तर से चल रहे हैं। जो तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है फोरेंसिक्स का आता है, जो हमारा हर पुलिस वाला नहीं कर सकता, उसके लिए फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि फोरेंसिक्स से ही हमें एविडेंस मिलते हैं अपने केस को कोर्ट में पुख्ता करने के लिए। जो एविडेंसेस हैं, अदरवाइज एविडेंसेस हैं, उन्हें जमा करना पुलिस की जिम्मेदारी होती है। आज क्योंकि टेक्निकल सेशन नहीं है इसलिए मैं बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट साइबर क्राइम के इन्वेस्टिगेशन के दौरान हर एविडेंस के सपोर्ट में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि इसके अभाव में हम डिजिटल एविडेंस को कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पाते। मैं अपने श्रोताओं को, अपने साथी अधिकारियों को याद दिलाना चाहता हूं कि एविडेंस, मटेरियल एविडेंस और डिजिटल एविडेंस में मुख्य रूप से यही अंतर होता है। मटेरियल एविडेंस वो है जिसको हम छू कर देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जिसको हम पढ़ सकते हैं, दिखा सकते हैं न्यायालय में, लेकिन जो डिजिटल एविडेंस है उसको हम न छू सकते हैं, न दिखा सकते हैं, न प्रामाणिक रूप से दिखा सकते हैं। इसलिए हमको उसके संबंध में सेक्शन 65B जैसे सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। इन्वेस्टिगेशन की एसओपीज ज्यादातर राज्यों में बन गई हैं, जनपदों में बन गई हैं, कुछ राज्य बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, तो इसकी कोई बहुत प्रासंगिकता केवल ये रह जाती है कि इस एसओपी को हम लगातार अपडेट करते रहें, जिससे नए प्रकार के मोडस ऑपरेंडी, उनको हैंडल करने के जो तरीके हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत होते रहें। अब एक महत्वपूर्ण बात आती है पुलिस के दृष्टिकोण से प्रोसिक्यूशन की। अनफॉर्चुनेटली हमारे कोर्ट्स अभी इतने सजग नहीं हैं, उतनी जानकारी उनको साइबर क्राइम के बारे में नहीं है जितनी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए JTRIs जो हैं अलग अलग राज्यों में, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, और हम जैसे लोग जिनका अनुभव साइबर क्राइम में है वो जुडिशियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाकर भी प्रोसिक्यूशन के लिहाज से उन्हें क्या देखना है, कौन सा एविडेंस कितना वेट रखता है, इसके संबंध में उन्हें बताने की आवश्यकता होती है। तो मैं अपने पुलिस के साथियों से इस फोरम पर कहूंगा कि जब भी उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है या आप स्वयं संपर्क करके अपनी पहल पर जुडिशियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में भी जरूर जाएं और वहाँ अपना जो अनुभव है उसको साझा करें। मुझे छत्तीसगढ़ में भी जुडिशियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाने का अवसर मिला और मैंने पाया कि लोगों में जागरूकता बहुत कम है अभी साइबर क्राइम को लेकर,
जिस प्रकार सामान्य पुलिस का थाना का बेसिक रिएक्शन अवॉइडेंस का रहता है, उसी प्रकार जुडिशरी में भी बेसिक जो पहल होती है वो अवॉइडेंस की होती है। इसलिए हमें समस्या का सामना करना पड़ता है। मैं टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम की बात केवल इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि हमारे श्रोताओं को एक बार फिर से मैं याद दिला सकूं कि साइबर क्राइम का विस्तार कहाँ कहाँ होता है, और उसके बाद मैं अपनी बात सजेशन के साथ समाप्त करूंगा। साइबर क्राइम के टाइप्स की बात अगर मैं करूं तो बेसिक बात शुरू होती है टीजिंग से। अनफॉर्चुनेटली 66A रिपील होने के बाद हमारे पास सीधा सीधा कोई उपाय नहीं है आईटी एक्ट में, लेकिन फिर भी आईपीसी के माध्यम से और अन्य सेक्शंस के माध्यम से, एक्ट्स के माध्यम से हम इस पर कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं। जो सबसे ज्यादा प्रचलित अपराध इस समय है वो है थ्रेट टू द रेपुटेशन ऑफ वुमेन, और समटाइम्स स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो, बैंक का मैनेजर है जो समय पर आने पर प्रतिबंध लगाता है कि समय पर ही लोग आए, तो उसके खिलाफ भी रेपुटेशनल हर्ट का केसेस सामने आप सभी लोगों के सामने आए होंगे। राइवलरी रिलेटेड जो अपराध हैं उनमें बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है, चिंता का विषय है समाज में, क्योंकि ये अपराध अधिकांश प्रबुद्ध समाज द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं। अभी हाल में एक डॉक्टर जो एक जनपद में चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, उसको थ्रेटनिंग्स आई, और जब उस थ्रेटनिंग को हम लोगों ने जीरो डाउन किया तो उसी शहर के एक अन्य चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो थ्रेटनिंग दे रहा था वो इस प्रकार की थ्रेटनिंग दे रहा था कि वो कोई मुस्लिम व्यक्ति है, जुमे की रात को हमारे साथी आएंगे और मैंने फलाने माफिया से संपर्क कर लिया है। ऐसा लगता था कि ऑफेंडर कोई मुस्लिम होगा, लेकिन वो भी सजातीय व्यक्ति निकला, और वो भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट निकला जो इस इस्टेब्लिश चाइल्ड स्पेशलिस्ट को उस शहर से भगाना चाहता था। इस प्रकार के अपराध भी बहुत तेजी से आगे सामने आ रहे हैं। और जो चौथे प्रकार का टू गेन मनी, ये सर्वाधिक प्रचलित अपराध है। अलग अलग प्रकार के अपराध अलग अलग प्रकार से लोगों को प्रलोभन देते हुए, ग्रीड के बेट डालते हुए, फिशिंग, विशिंग, स्पिशिंग, फार्मिंग, तमाम तरह की चीजें हैं जिसके माध्यम से ये अपराध होते हैं। आज अवसर नहीं है इनके नाम गिराने का। तो क्या निष्कर्ष निकलता है हमारी इस पर चर्चा का कि मोर एंड मोर एक्सपोजर होना चाहिए पुलिस के लोगों का। जो अवसर मस्तक पर दस्तक ये फोरम हमको प्रोवाइड कर रहा है, हम धन्यवाद देते हैं पुलिस विभाग की ओर से। इंटरैक्शन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन बहुत रिक्वायर्ड है। हमारे बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं जिस पर आप एक लिखिए कि हमको फलाने थाने में हेल्प चाहिए साइबर संबंधी, और उस पर तुरंत आ जाएगा कि वहां आप इसके लिए संपर्क कीजिए। तो इस प्रकार का कोऑर्डिनेशन हमारे पुलिस अधिकारी जो इस तरह के ऑल इंडिया ग्रुप्स में नहीं जुड़े हुए हैं, मेरा आह्वान है कि आप उनसे जुड़ें, और आप भारत के किसी भी कोने में साइबर क्राइम संबंधी अगर कोई सहायता चाहेंगे तो आपको उपलब्ध हो जाएगी। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि साइबर क्राइम का जो स्वरूप है वो फेडरल है। साइबर क्राइम कहाँ होगा, उसका लाभार्थी कहाँ होगा, परपिट्रेटर कहाँ होगा, उसका यूसेज कहाँ होगा, अलग अलग जगह पर हो सकता है। तो हमको इसका इन्वेस्टिगेशन भी फेडरल क्राइम की तरह से करना चाहिए। और इसमें अगर हमारी सीआरपीसी में या हमारे एक्ट में किसी परिवर्तन की आवश्यकता हो तो मैं आह्वान करूंगा इस फोरम से कि उसको भी लिखकर भेजा जाए केंद्र सरकार को। यद्यपि मैं आईबी के माध्यम से और अन्य फोरम से केंद्र सरकार तक इस बात को ले जा चुका हूं कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन का मतलब हो कि जिस प्रकार से सामान्य अपराधों में हम सह विवेचक नियुक्त करते हैं, एसआईटी बनाते हैं, उसी तरह से साइबर क्राइम में अगर हमको किसी वेरिफिकेशन की आवश्यकता है, किसी एटीएम के फुटेज की आवश्यकता है, तो उसके लिए हमारी जहां पर अपराध हुआ है उस टीम को जाने की आवश्यकता न हो, वहां की लोकल पुलिस से संपर्क करके एक इस तरह का कंसोर्टियम बने कि हर स्टेट में 20 लोगों की टीम है जो अन्य स्टेट के साइबर क्राइम के हेल्प के केस में मदद करेगी। उसका स्टेटस सह विवेचक के रूप में होगा। प्रोसिक्यूशन के टाइम पर उसे विटनेस करता है तो उसे ऑनलाइन विटनेस किया जाएगा, जिससे कि ये दुरूहता भी न बने कि कर्नाटक या दूरस्थ स्थानों से जो हमारा सह विवेचक हो उसको न्यायालय में किसी पर्टिकुलर प्रदेश या शहर में जाने की आवश्यकता पड़े। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को पूरा करता हूं और इस फोरम में
और जो इंटरेक्शन होगा उसमें प्रतिभाग करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर चतुर्वेदी जी। आप वर्तमान में विजिलेंस पे हैं लखनऊ में, और बड़े अच्छे से पूरे इलाबोरेट करके विस्तृत तौर से आपने बातें रखी और बहुत जानकारी, कहा कि बहुत साइबर क्राइम को आपने विस्तृतता दे चुकी है। बहुत सारी आपने बातें बता दी, कैसे बचा जा सकता है, कैसे पुलिस की कुछ कुछ जगहों पे बाध्यता आ रही है, कहाँ पे पुलिस को कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है। ये तमाम बातें आपने इस फोरम पे रखी है, और फोरम की सराहना की मैं उसके लिए आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और आप लोग का सहयोग बना रहेगा तो आगे भी हम इसी तरह से अपनी जो पहल है उसको लेते रहेंगे। मैं साथी रायपुर के एएसपी साइबर पटेल जी को भी चाहूंगा, उनकी बातें सुनेंगे। डॉक्टर चतुर्वेदी जी को आपने सुना, पटेल जी आपके अनुभव। इसके बाद मैं दर्शकों से रहूंगा कि अगर 5 मिनट का समय रहेगा उनके पास में, यदि वो कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं हमारे डॉक्टर सिंह से, डॉक्टर चतुर्वेदी साहब से, डॉक्टर पटेल जी से, तो वो अपनी बातें यहाँ पे रखेंगे। 5 मिनट का समय उनको भी देंगे। उसके बाद फिर हम जुडिशियल अप्रोच की ओर चलेंगे। धन्यवाद। बहुत ही अच्छे और कम शब्दों में डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी साहब ने अब सारी चीजों को बहुत ही क्लियरली समझाया। मैं इस पे कुछ जो मेरे व्यक्तिगत अनुभव हैं आप सबके बीच रखना चाहूंगा। एक जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, क्यों हम लोग इस चीजों को हम बढ़ते ही जा रहे हैं और इस पे कुछ कंट्रोल या चेक एंड बैलेंस नहीं लग पा रहा है। तो मुझे इसके मतलब दो रीजन लगते हैं। एक तो है जो मॉडर्न मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, स्पैन ऑफ अटेंशन है, जो हमारा ध्यान देने का समय है, स्मार्टफोन, मोबाइल पे जो और टीवी, ये सब के प्रयोग से इतना छोटा हो गया है। पहले यूट्यूब के वीडियो पॉपुलर होते थे, अब रील्स पॉपुलर हो रहे हैं। 20 सेकेंड 10 सेकेंड उनको देखना है, उससे ज्यादा किसी का स्पैन ऑफ अटेंशन हो नहीं रहा है। इस पे क्या है, लोग जब भी बिजी रहते हैं, उनको कोई कॉल आता है, कुछ मैसेज आता है, तो बजाय उसको डेप्थ में सोचने समझने के, वो तुरंत ही उस चीज को फॉलो कर लेते हैं, शेयर कर लेंगे, कुछ ओटीपी शेयर कर लेंगे या डाउनलोड कर लेंगे। सभी चीजों में मतलब प्रॉपर सोचने की बजाय बहुत जल्दी में उस पे अपना जो एक्ट होता है वो कर लेते हैं और फिर परेशानी में आ जाते हैं। दूसरा चीज जो है वो एक हमारा जो एजुकेशन है, कि कहीं ये आपको नहीं बताया जाता कि यूपीआई का कैसे इस्तेमाल होना है, स्मार्टफोन का कैसे इस्तेमाल होना है, बैंकिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हैं, ये सभी चीजें आपको अपने से सीखनी है। बैंक में जाएंगे तो आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद की जो चीजें हैं, बेसिक चीजें, एक दो चीजें अगर आपको कोई डेमो भी दे सकता है, बट मोर और लेस सारी चीजें आदमी अपने करते 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 सीखते हैं। तो प्रॉपर इसके बारे में नॉलेज का भी जो सिस्टम हो सकता है वो मिसिंग होता है। मैं एक जो केस के बारे में बताना चाहूंगा, जिसके बाद हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं, सॉल्यूशन पार्ट क्या हो सकता है पब्लिक के हिसाब से, मैं उस पर अपने अनुभव साझा करना चाहूंगा। अभी रिसेंटली हमने इंश्योरेंस फ्रॉड के दो बड़े केसेस को क्रैक किए हैं, जिसमें एक था दिल्ली में कॉल सेंटर में हमने रेड किया। वहां पे यहाँ की एक जो पूर्व गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी और उनके बेटे बेटी के नाम से इंश्योरेंस पॉलिसी था, उनके नाम से था, उनके पति दिवंगत थे, 70 लाख के आसपास उनसे फ्रॉड हुआ था। तो जब इसमें सारे एनालिसिस के बाद दिल्ली में टीम गई थी और 2-4 दिनों की मेहनत के बाद फाइनली जीरो इन होकर जब टीम पहुंची, तो वहां पे एक बहुत बड़ा कॉल सेंटर चल रहा था, जिसमें 55 लोग 55 लोग काम करते थे, 25 उसमें लड़कियां थी, और बहुत ही संगठित तरीके से देश के हर कोने से। अभी उसमें हमें बहुत बड़ी मात्रा में सारे उनके डायरी, डॉक्यूमेंट्स, बैंक खाते के डिटेल्स, एटीएम्स, और जो 57 मोबाइल्स मिले, सारे कीपैड वाले मोबाइल थे। और उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज था, उनका जो कॉल करने का जो बताने का तरीका है, पहले भी होता है कीपैड के मोबाइल यूज कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये बोलते हैं कि आपका कॉल ट्रेनिंग पर्पस के लिए रिकॉर्ड किया जा सकता है। वो इसलिए बोलते हैं कि उनसे कोई इरिटेट हो के कोई कस्टमर, उनको कोई एब्यूसिव लैंग्वेज यूज ना करे, या उनको मतलब अपना ऑथेंटिसिटी दिखाते हैं कि हम रियल बैंकिंग फर्म से हैं। अब हम उसका उल्टा क्या करते हैं, किसी भी जो कंप्लेनेंट हैं उनसे पूछो कि आप कॉल को रिकॉर्ड किए हैं क्या, हम नहीं करते रिकॉर्ड। वो आपको झांसा दे रहे हैं कि रिकॉर्ड कर रहे हैं हम आपके कॉल को, लेकिन हम नहीं करते। और उनके कहे अनुसार कई बार, एक बार नहीं कई बार हम लोग उनके अकाउंट में पैसे डालते हैं। सेकंड चीज है, कॉल पे बोलते थे कि हम मुंबई से बोल रहे हैं,
और सारे बैंक के इनके जो डिटेल्स थे वो दूसरे सिटी से, हैदराबाद से थे, और कुछ खाते एमपी से थे। तो जब भी हम बैंक में पैसे डालते हैं, आईएफएससी कोड होता है, तो वो उससे पता चल जाता है कि नेट से भी कि किस जगह का वो ब्रांच है, तब भी हमें संदेह हो सकता है। तो ओवरऑल मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे पास साइबर क्राइम के केसेस आते हैं, चाहे आइडेंटिटी जहां पे भी होता है, आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा के भी प्रोफाइल बहुत इजीली फेक प्रोफाइल बन रहे हैं, या आपके ओरिजिनल प्रोफाइल कई बार हैक हो रहे हैं। तो एक सामान्य से साइबर अपराध से बचने की प्रक्रिया है, वो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन या 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन का स्टेप है, जिसे आप अपने किसी भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स पे अगर लगा के रखें तो आप सेफ रहेंगे। इसी चीज को अगर दूसरे क्राइम से अगर 2 स्टेप क्या होना चाहिए अगर हम ये देखें, तो 2 स्टेप वो है कि जैसे अगर हमारे घर में कोई बीमार हो जाता है, तो 2 स्टेप उसका क्या होता है, जब हम एक डॉक्टर से जाते हैं, वो कहते हैं कि इनको अमुक अमुक ये बीमारी हो गई है, तो हम हमेशा सेकेंड ओपिनियन के लिए किसी और अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, ताकि वो चीजें इंश्योर हो जाए कि जो डॉक्टर्स की पहली रिपोर्ट है वही उनका ओपिनियन है कि नहीं। लेकिन जब हम इन साइबर स्पेस पे आते हैं, तो बहुत इजीली ट्रस्ट करके, अगर कोई बोल रहा है अपने आप को बैंक का अधिकारी, अगर कोई अपने आप को बोल रहा है कि मैं सीबीआई का अधिकारी बोल रहा हूं, अगर कोई अपने आप को कुछ ही और अधिकारी, हम उसको 2 स्टेप सेकेंड स्टेप में जाके कंफर्म करने की कोशिश नहीं करते, और जल्दीबाजी में उसके या तो डर से या फिर कई बार ग्रीड से कर उस पर एक्ट कर लेते हैं। तो अगर हमेशा हम उस चीज पे रहें कि नहीं, जो भी मुझे कॉल आ रही है मुझे उसको दोबारा कंफर्म कर लेना चाहिए, तो हम सेफ रहेंगे। फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में ये कहना चाहूंगा कि जिस बैंक खातों में आजकल हम लोग भी सारे ट्रांजेक्शन ऑनलाइन ही कर रहे हैं, जिसपे हम अपनी पूरी जो जमा पूंजी है, अपनी सैलरी है, सभी चीजें उस पे है, तो उस बैंक का कस्टमर केयर का नंबर क्यों ना हमारे मोबाइल में सेव रहे। बहुत बार ऐसे होते हैं कि कुछ फ्रॉड हो जाता है। अगर आपके साथ क्या क्या कर सकते हैं, अगर मैं बताऊं कि अगर आपके साथ कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, साइबर क्राइम हो गया, तो आपको करना क्या है। तो सबसे पहला तो है कि कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो आप तत्काल स्वयं के स्तर पे कर सकते हैं। एक सामान्य सी चीज है, जिसको प्रॉपरली साइबर क्राइम नहीं बोलेंगे, लेकिन वो साइबर क्राइम का एक पहला स्टेप हो सकता है। जैसे आपका मोबाइल गुम जाए, हम लोग के पास रोज अमूमन थानों में या इवन साइबर सेल पे बहुत से आवेदक आते हैं कि हमारा मोबाइल गुम गया, जबकि ये गवर्नमेंट ने ही जो CIR का पोर्टल है उसको बना दिया है, तत्काल आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। उसका रेगुलरली IMI सर्च और तमाम प्रकार की चीज सब सुविधाएं, जो पुलिस को पहले उसमें काफी एफर्ट लगता था, वो ऑटोमेटेड होते रहते हैं। हमारे पास भी इंफॉर्मेशन आ जाता है, आपके पास भी आ सकता है। सेकेंड चीज है कि साइबर क्राइम का पोर्टल है और आपका बैंक का है। अभी कभी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स पे या फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, तत्काल आपको बैंक को कॉल करके अकाउंट को फ्रीज कराना चाहिए, और उस ट्रांजेक्शन को आप होल्ड करा सकते हैं, फ्रीज करा सकते हैं। होता यह है कि आप जब तक हमारे पास आते हैं, कई बार आपको एक दिन बाद पता चलता है या 2 दिन बाद पता चलता है, तब तक वो अकाउंट, आपका अमाउंट कहीं और जो है मल्टीपल अकाउंट्स में जा चुका होता है। तो इसको हम स्टेप्स में अगर लेके चले कि हमारे फाइनेंशियल मैटर है, हम अपने इस बैंक के अकाउंट के मैनेजर जो ब्रांच है वहां का नंबर रख सकते हैं, आप अपने कॉल सेंटर का रख सकते हैं। तो एक सेफ्टी वाली बात जो है, ये हमेशा हम करके चले, 2 स्टेप्स पे रखें कि एक कॉल पे मुझे एक व्यक्ति पे भरोसा करके एक्ट नहीं करना है, सेकंड ओपिनियन जरूर लेना है। तब लगभग सभी प्रकार के क्राइम से आप बिल्कुल सुरक्षित रह सकते हैं। सेकंड चीज है कि एक तो बड़ा कारण, जैसे चतुर्वेदी सर ने बताया कि ग्रीड है। एक आजकल के युवाओं में हम लोग पुलिस में ये देख रहे हैं, जो सोशल एक्सेप्टेंस है और सोशल रिकॉग्निशन की जो फीलिंग है टीनेजर्स में, वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है युवा वर्ग में। इंस्टाग्राम पे ऐसे ऐसे पोस्ट बनाए जा रहे हैं कि जिसमें कोई 16 साल का लड़का कट्टा पकड़ के कहीं पे गोली चलाते हुए दिख रहा है, कहीं पे कोई चाकू पकड़ के कुछ दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक अपना एक सोशल जो स्टेटस है, या फिर अपना दोस्तों के बीच में अपने आप की जो वैल्यू एक बढ़ानी रहती है, रोलबाजी जिसको बोलते हैं सामान्य चीजों में, उससे धीरे धीरे क्राइम की ओर एक जो है प्रवृत्ति जो है बढ़ रही है। एक वो जो है, हमारे पास एक केस आया कि जिसमें महिला ने किस प्रकार से
फेसबुक में लाइक्स बढ़ाने के लिए ऑनलाइन उन्होंने कांटेक्ट किया और उसमें 25 लाख की अमाउंट वो जमा कर चुकी थी। और वो अपने छोटे बच्चे को लेके रोते हुए आई थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा फ्रॉड हो गया है। और जबकि बेसिकली उनका रिक्वायरमेंट ये था कि उनके फेसबुक पोस्ट पे लाइक्स बढ़ जाएंगे, इतने 1000 लाइक्स होंगे, इतने होंगे। तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जिससे बढ़ते हुए हम किस क्राइम के या फिर साइबर ठगी के शिकार होते हैं। तो ये जो सेकंड चीज मैं इसमें ऐड करना चाहता था वो है सोशल एक्सेप्टेंस, रिकॉग्निशन की जो भूख है बोलना चाहिए लोगों में कि लोग मेरे इतने फॉलोअर्स हों, मेरे इतने ज्यादा लाइक्स आए पोस्ट में, ये भी आजकल कहीं ना कहीं क्राइम की ओर हमको धकेल रही है या फिर उस पर हमारी जो वल्नरेबिलिटी है उसको बढ़ा देती है। जो थर्ड एक इम्पॉर्टेंट चीज जिसको मैं बताना चाहूंगा वो है कि शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, कि हमें हमेशा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी चीजों को शेयर करते समय ये एक क्या लक्ष्मण रेखा या फिर जो है ऐसा कुछ गाइडलाइंस सेल्फ रखना चाहिए कि क्या चीजें मेरी पर्सनल हैं, क्या चीजें सोशल हैं, कितनी चीजों को मैं मुझे शेयर करना चाहिए और कितनी चीजों को नहीं करना चाहिए। कभी भी मुझे ऐप इंस्टॉल करना है तो कंपनी ने दे रखा है, आपको प्ले स्टोर दे रखा है, चाहे एप्पल ने दे रखा है, आपने गूगल ने दे रखा है, इन दो के अलावा आप तीसरे जगह से ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप सीधे सीधे मैसेज भी आता है आपके फोन में कि आप थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं, उसको भी आप इग्नोर करते हैं। तो जो इग्नोरेंस है और जो शेयर करने की जो आपके पास किसी प्रकार की मतलब अपने आपने सेल्फ है बोलना चाहिए, गोल नहीं रखा है कि मुझे ये चीजें शेयर करनी है, ये नहीं करनी। ये भी आज के युवा वर्ग में बहुत बार खास करके जो लड़के लड़कियों के केस में ये आगे चल करके क्राइम का एक हिस्सा बन जाता है। इन्फोर्समेंट के संबंध में बहुत सारी जो है बातें हैं ऑलरेडी बताई गई हैं। एक ही चीज है जो मैं पुलिस के पर्सपेक्टिव से बोलना चाहूंगा कि हमें मोबाइल कंपनी से जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनसे एक सेटअप गाइडलाइंस में हमें सारी चीजें अब प्रॉपरली मिल रही हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन का भी सर्कुलर है कि आपको 24 घंटे के अंदर 1 साल तक के सीडीआर देने हैं या कोई भी चीजें हैं। लेकिन अभी बैंकिंग सिस्टम से जब भी हमें कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का बड़े डाटा चाहिए रहता हो तो वो काफी एफर्ट लगाना पड़ता है। बैंक को कॉल करेंगे, एक रिस्पॉन्स वो टाइमली नहीं आ पाता, और चूंकि इसमें बल्क ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो उसका एनालिसिस में भी टाइम लगता है, और फाइनेंशियल मैटर पे जितने हम डिले होते जाते हैं उतने उसको फाइनेंशियल रिकवरी के चांसेस जो है वो खत्म होते जाते हैं। तो अगर चूंकि बहुत ही गणमान्य व्यक्ति सभी जुड़े हुए हैं और इसका किसी भी प्रकार का मिनट्स अगर ऊपर सर्कुलेट होता है तो मैं जरूर इसमें रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बैंकिंग सिस्टम से भी एक ये गाइडलाइन हो जाए, टाइम फ्रेम बन जाए कि आपको इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इस समय सीमा पे आप ट्रांजेक्शन्स के डिटेल दीजिए जिसमें एफआईआर है या जिसमें फ्रॉड हुआ है, जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ताकि उसको हम टाइमली जो है जिनका पैसा चला गया है उसको रिकवरी कराने में हमें कुछ मदद मिल सके। और लास्ट में मैं आगे जो भी डिबेट होगा उसमें मेरा कुछ इनपुट होगा तो मैं जरूर कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा। और आप सभी को धन्यवाद देता हूं, पांडे साहब को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि सभी लोगों को एक फोरम पे लेके आ रहे हैं और इतने जो है सेंसिटिव और जो फ्यूचर के से रिलेटेड चीजें हैं, कल की फ्यूचर में हमें सबसे ज्यादा जो फेस करना है वो यही चीज फेस करना है। तो इसके लिए सभी को अवेयर कर रहे हैं और एक मंच के माध्यम से जो ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रहा है सभी का, तो इसमें मुझे भी आपने कनेक्ट किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पटेल साहब। आप एसपी साइबर है वर्तमान में रायपुर छत्तीसगढ़ में। सर आपकी बातें इसको लेकर हम भी लगातार चिंतित कर रहे थे कि बैंक का कोऑर्डिनेशन कैसे हो सकता है। निश्चित रूप से हमने कोशिश बहुत की कि कोई बैंक का अधिकारी भी हमारे इस पूरे 12 एपिसोड के प्रोग्राम में आए होते, लेकिन हो सकता है किसी कारणवश से हमारे साथ तो नहीं जुड़ पाए हैं और आज भी नहीं जुड़ पाए, कोशिश थी। और हम पर्सनली भी अब इस पूरे बातों को लेकर के बैंक के अधिकारियों से मिलने की कोशिश भी करेंगे। और जो बातें आपने कही, जिस बात की जिक्र डॉक्टर चतुर्वेदी जी ने भी कहा, निश्चित रूप से इसका हम पूरे को समग्र प्रोग्राम का एक
संकलन करने का मेरा प्रयास है। और मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ, यहाँ जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं और जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं और जो स्कॉलर्स हैं या जो कुछ ऐसे चीजों में साइबर के अवेयरनेस में जुड़े हुए हैं और जो इसमें एज ए स्पीकर नहीं आ पाए पर मेरे गेस्ट हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप अपने ओपिनियन, अपने व्यूज, जो भी आपके पास जानकारी है, उसे अगर आप शेयर करते हैं तो मुझे जरूर भेज दीजिएगा राइट अप में। मैं उसे एक किताब के रूप में लाने का प्रयास होगा। मैंने पटेल जी से भी चर्चा की थी। अगले सेशन के लिए आ चुके हैं, मैं उन सभी का स्वागत कर रहा हूँ। हमारे बीच में शर्मा जी भी आ चुकी हैं, हमारे बीच में तपन मोहंती साहब भी आ चुके हैं, डॉक्टर स्थाना जी भी आ चुके हैं। ये सभी तपन मोहंत परिचय मैं कराऊंगा, जुडिशरी के ऊपर हम बात करेंगे। फिलहाल समय 5 मिनट के लिए सेशन ओपन कर रहा हूं सबके लिए। आप अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं हमारे जो यहाँ पे गेस्ट स्पीकर्स हैं, डॉक्टर गंभीर सिंह के लिए, डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी साहब के लिए और पीताम्बर पटेल जी के लिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। जी मैं डॉक्टर मुकेश कुमार राजपुरा से हूँ और मेरे साथ 2 बार फ्रॉड हो चुका है और 2 बार मैं फ्रॉड से बच चुका हूँ। ठीक है। जी और अगर आप कहें तो मैं थोड़ा 2-4 मिनट लेके आपको बता भी देता हूँ कि कैसे घटना घटी थी। जी अ, जी जी। पहले तो जो पहला फ्रॉड मेरे साथ हुआ था वो दिल्ली से कोई पर्सन थे। हेलो। हाँ जी, कंटिन्यू करें। मेरा वही लोग अपना माइक ऑन करें सर जो क्वेश्चन पे है, बाकी माइक को बंद कर ले सर प्लीज। जी 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 जी। तो दिल्ली उन्होंने जो मुझे बताया कि वो दिल्ली से थे। जैसे सर ने बोला कि कई बार हम विदाउट वेरिफिकेशन कुछ ज्यादा उसके पैसे के लालच में मतलब वी प्रोसीड है ना। तो उन्होंने वही बताया कि वी विल पे यू मोर इंटरेस्ट देन एनी अदर बैंक और एनी अदर कंपनीज पेइंग। सो उन्होंने उन्होंने बोला कि वी विल इन्वेस्ट योर मनी इन क्रिप्टो करेंसी, राइट। So राइट so they got money on the name of cryptocurrency. So first fraud happened with me on the name of cryptocurrency. सेकेंड टाइम जो मैं फ्रॉड से बचा वो जो सर ने आपने आपने बताया कि वो जो लॉटरी वाले मैसेजेस या ईमेल्स आते हैं तो वहाँ मेरे को मेरे को डाउट पड़ गया था। तो वहाँ मतलब इवन मैं अपनी बैंक डिटेल्स शेयर करने लगा था उनको, बट किसी से मेरी जो डिस्कशन हो गई तो उन्होंने मुझे बता दिया कि दिस इज अ फ्रॉड। थर्ड टाइम जो अभी फ्रॉड मेरे साथ लास्ट मंथ हुआ वो ये हुआ कि एक फेसबुक फ्रेंड जो मेरा पहले से ही फ्रेंड था मान लो, उसने उसने उसकी प्रोफाइल में लिखा हुआ है कि वो चंडीगढ़ से था। बट जब उसका कॉल आया तो उसने बोला दिल्ली से था। जब मैंने उसका प्रोफाइल चेक किया तो हमारे एक नॉन म्यूचुअल उसमें एक म्यूचुअल फ्रेंड भी था। ठीक है। तो मेरे को लगा कि अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी है तो मतलब ये उसमें उसने लिखा हुआ था कि मैं एडिटर हूँ, ये हूँ और मैं एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे ऑनरेरी डॉक्टरेट मिला था लास्ट मंथ, सॉरी दिसंबर में दिल्ली में। तो उसने मेरे वो फोटोग्राफ्स वहाँ मेरे फेसबुक पे देखे और उसने मुझे अप्रोच किया कि आप स्पीकर हैं तो हम भी एक ऑनरेरी डॉक्टरेट का एक प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं दिल्ली में। आपको हम एज ए गेस्ट स्पीकर वहाँ जो है बुलाना चाहते हैं। और ऐसे करते करते वो 2-4 दिन मेरे से बातें करता रहा और फिर उसने बोला कि हम वहाँ कुछ स्पॉन्सर्स ढूंढ रहे हैं, अभी हमको होटल बुकिंग्स करानी है रेडिसन में। तो आप एक बार हमें कुछ रेफरेंस भी दीजिए जिनको ऑनरेरी डॉक्टरेट चाहिए हो। और आप एक बार प्लीज उसने लगभग 10,000 रुपए के आसपास लिए मेरे से और ऑनरेरी डॉक्टरेट के नाम पे मेरे किसी रेफरेंस से भी पैसे डलवाए उसने कि उनका प्रोफाइल जो है मैच करता है इस इसके लिए और आप उनसे भी पेमेंट प्रोसीड करवा दें। उन्होंने भी पटियाला से डॉक्टर अशोक राणा जी थे जिन्होंने पेमेंट प्रोसीड किया। लेकिन अल्टीमेटली क्या था कि वो इवेंट से 2 दिन पहले इवेंट से 2 दिन पहले सैमसंग का उसने है बोल दिया क्या? अच्छा एप्पल है। इवेंट से 2 दिन पहले उसने बोल दिया कि मेरे ब्रदर की डेथ हो गई है, ये इवेंट पोस्टपोन हो गया है। और उसके बाद से फिर उसने फोन उठाना बंद कर दिया और उसके बाद से मतलब जो है उसने हमको ब्लॉक भी कर दिया। तो ये तो अभी मैं बात बता रहा हूँ अभी लास्ट मंथ की ही। ठीक है। और एक जो और फ्रॉड होने से अभी मतलब
उसमें भी काफी हद तक वो लोग जो है सक्सेसफुल हो गए थे, लेकिन अल्टीमेटली मैंने पेमेंट नहीं डाला। वो क्या था, और ये कॉल कई लोगों को आ चुका है कि कोई अननोन नंबर, फॉरेन के नंबर से कॉल आता है, उस पे कोई ना कोई स्पिरिचुअल गुरु का फोटो लगा होता है, और वो व्यक्ति आपको बोलता है कि पहचानो कि मैं कौन बोल रहा हूँ। तो आप कई बार, वो अपना नाम नहीं बताता, तो आप 2 4 5 लोगों के नाम लेते हैं, जब किसी ना किसी पे जब आप उसको बोलते हैं कि यस तुम गुरमीत सिंह बोल रहे हो या कुछ भी, तो वो यस बोल देता है, और वहां से वो बात शुरू कर लेता है। फिर वो बोलता है कि मैं फॉरेन में रह रहा हूँ, मैं घर वालों से थोड़ा अलग सेविंग करना चाहता हूँ, और मैं तुम्हारे अकाउंट में पेमेंट डालूंगा, ठीक है, और इसके बारे में मेरे घर वालों को भी मत बताना, उसमें से कुछ पैसे तुम भी यूज कर लेना, अगर तुमको चाहिए हो तो तुम भी उस पैसे में से कुछ पैसे यूज कर लेना। तो मैं अभी तुम्हारे बैंक, तुम अपनी बैंक डिटेल शेयर करो। तो मैंने बैंक डिटेल शेयर कर दी। मेरे को सेम वही आवाज लगी जो मेरा नॉन फ्रेंड था गुरमीत सिंह। तो जब मैंने बैंक डिटेल शेयर करी तो उसने बोला कि मैं इसमें 2.5 लाख रुपए का पेमेंट ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है, और आप एक काम करना, इस 2.5 लाख रुपए में से तुम किसी को 50,000 रुपया ट्रांसफर करना है। वहाँ मेरा कोई दोस्त है अपना अहमदाबाद में, जिसकी मदर की जो है काफी सीरियस कंडीशन है, उसने फोटोग्राफ्स भी भेजे। तो आप इसी 2.5 लाख में से ना 50,000 रुपये वहाँ ट्रांसफर कर देना, और जब 2.5 लाख रुपया मैं मेरे आपके यहाँ से आपको आपके बैंक में जाएगा, आपको एक नंबर से कॉल आएगा कि आपके बैंक में पैसा ट्रांसफर हो गया है, राइट, आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया है। तो फिर क्या हुआ, जब मैंने बैंक डिटेल शेयर करी, थोड़ी देर बाद मुझे किसी और नंबर से कॉल आ गया कि हम बैंक से बोल रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया है 2.5 लाख रुपया, ठीक है। तो कई बार बंदे को ऐसे लगता है कि ये वाकई मतलब वेरीफाई हो, मतलब बैंक वालों ने कॉल कर दिया तो इन्होंने पैसा तो ट्रांसफर कर ही दिया होगा, राइट। तो उसने बोला कि अब आप एक काम करो, इस 2.5 लाख रुपए में से 50,000 रुपये आप इस गूगल पे फोन पे नंबर पे ट्रांसफर अभी कर दो, बाकी 2 लाख वो कहता कि मैं आपसे ले लूंगा। मैं कहा यार पहले मैं देख तो लूं, कि मैं कहा मेरे को कोई बैंक का मैसेज तो आया नहीं, मैं बैंक गया, बैंक वेरीफाई किया, बैंक में भी कोई ट्रांजेक्शन घटित नहीं हुआ था। तो उन्होंने बोला कि ये ना जो फॉरेन की जो पेमेंट होती है ना, इसमें कई बार एक दिन का भी समय लग जाता है। तो आप एक काम करो, इसमें 50,000 तो अभी डाल ही दो, आपके अकाउंट में कल तो पैसा आ ही जाएगा, राइट। तो लेकिन फिर मुझे थोड़ा डाउट पड़ गया था, जिसकी वजह से फिर मैंने वो नहीं प्रोसीड किया। और उसी तरह का सेम कॉल फिर मेरे को अभी कुछ दिन पहले भी आया है, 5 7 दिन पहले भी वो सेम कॉल मुझे आया, और इस तरह का कॉल कई लोगों को आ चुका है। मुकेश जी की बातें कई लोगों को यहाँ बैठे हैं उन्हें याद दिला रही कि इस तरह की कॉल कई लोग को आते रहते हैं, और मुझे भी अब तक 3 कॉल आ चुकी है, पर अभी बचा रहता हूँ। और एक अच्छा है, एक व्यक्ति ने शेयर भी किया कि उसके पास भी कुछ ऐसा ही कॉल आया था क्रेडिट कार्ड को इशू को लेकर के, और वो पेमेंट करने के पहले तो याद आया कि मैंने ये प्रोग्राम देखा था, ऐसा ही कुछ बातें चल रही थी, वो फिर बैंक चला गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई भी, सरकार को क्या करना चाहिए कि जब भी कोई भी पेमेंट हम किसी को करते हैं, हम्म। तो उसका लोकेशन, उसका वीडियो आइडेंटिटी या फोटो वो वेरीफाइड पहले हो, तब पेमेंट प्रोसीड होना चाहिए, उससे पहले पेमेंट प्रोसीड नहीं होना चाहिए। जी। ये चलिए, मैं प्रोफेसर चतुर्वेदी साहब को सुन लेते हैं, फिर आगे बात करें जी। हाँ, पांडे जी, मैं मुकेश जी से कहना चाहूंगा कि व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं। एक जो दूसरे अनुभव से सीख लेते हैं, दूसरे प्रकार के होते हैं जो अपने अनुभव से सीख लेते हैं, और तीसरे प्रकार के होते हैं जो अपने अनुभव से भी सीख नहीं लेते। तो उनको विचार करना होगा कि वो किस कैटेगरी में अपने आप को खड़ा पा रहे हैं। एक बड़ी सीधी सी बात है कि जब उनके पास कॉल आया जो उनके मित्र जैसी आवाज का लग रहा था, तो उनकी जिम्मेदारी थी श्री मुकेश कुमार की कि वो नॉर्मल स्विच कॉल अपने मित्र को करते कि क्या तुम्हारे ऐसा कोई प्रस्ताव है कि तुम अपनी फैमिली को बिना बताए हुए कोई अकाउंट ऑपरेट करना चाहते हो और मेरा सहयोग चाहते हो। मुझे 100% विश्वास है कि वो आदमी कहता कि नहीं, ऐसी कोई बात ना हमने तुमसे की है और ना हमारा ऐसा कोई विचार है। नंबर 2 बात कि आदमी को अपने विवेक की जब कॉल आ रही है, उसकी जो सिक्स सेंस है उससे कोई आवाज आ रही है, तो उसको जरूर सुनना चाहिए और उस पर एक्ट करना चाहिए।
श्री कुमार की बात से ऐसा लग रहा है कि वो एक के बाद दूसरे के बाद तीसरी गलती लगातार करते चले जा रहे हैं, जबकि वो खुद पहले साइबर फ्रॉड के विक्टिम भी रहे हैं या कम से कम अटेम्प्ट के विक्टिम रहे हैं। तो मेरा निवेदन है उनके प्रश्न के माध्यम से सभी श्रोताओं के लिए मेरा संदेश है कि हमको सजग रहने की आवश्यकता है, और सजग हम तब रहेंगे जब हम अवेयर होंगे, हम जागरूक होंगे। तो यहाँ पर जागरूकता और सजगता दोनों साथ साथ चलने वाली चीज हैं। सजग आप तभी रह पाएंगे जब आप आपके पास जानकारी है उसकी। तो श्री कुमार के पास जानकारी थी लेकिन वो सजग नहीं रहे, तो ये एक चिंता का विषय है, और हमारे समाज को इन दोनों चीजों पर बराबर की जानकारी रखनी होगी, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। पटेल साहब, आपको भी लूंगा कुछ बातें शेयर करने के लिए, किसी केस से मिलता जुलता था। जी, अभी इसके संदर्भ में मैं एक बात ऐड करना चाहता था, जो पर्टिकुलरली फेसबुक के बारे में बताया। ये एक बड़ी समस्या है कि हम फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं, जिनको हम बिल्कुल नहीं जानते, कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स दिख जाते हैं, उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि फेसबुक पे एक सिक्योरिटी फीचर्स है कि हम बहुत सारे अपने पर्सनल डिटेल्स, फोटोग्राफ्स केवल जो हमारे फ्रेंड लिस्ट के लोग हैं उनको दिखते हैं। जैसे ही आप किसी अननोन नंबर को, उसको अननोन पर्सन्स को आप फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, फिर उसके बाद वो आपके डिटेल्स को लेते हैं और आप वल्नरेबल हो जाते हैं, आपके डाटा कहीं भी जाता है। तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मेरे फ्रेंडशिप लिस्ट में 500 लोग हैं या 5000 लोग हैं, लेकिन ये बड़ी टेंडेंसी है, लोगों की गलती है कि बिना सोचे समझे फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं। तो इस पे है, और जो बात है बिल्कुल सही है कि अगर हमारे साथ बार बार साइबर फ्रॉड्स ऐसे हो रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की जरूरत है। कहीं ना कहीं मतलब हम कैजुअल हो रहे हैं, और कोई भी अननोन नंबर आता है, और फॉरेन के नंबर को तो बिल्कुल ही 100%, अगर आपका दोस्त होगा वो आपको मैसेज कर लेगा कि, या कुछ भी कर लेगा। फॉरेन नंबर से जो कॉल आते हैं उसको बिल्कुल मत उठाइए। इसी बीच में एक और चीज को मैं ऐड करना चाहूंगा जो अननोन कॉल के संबंध में है। आजकल एक बड़ा चीज हो रहा है जो जिसको टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं सेक्सटॉर्शन। ये कई लोग इसके विक्टिम हो रहे हैं कि एक वीडियो कॉल आता है जिसमें एक लड़की होती है, और लोग जो है ये जो भी उनके अंदर की जैसे भी फीलिंग्स होती है उसको नोइंगली अननोइंगली वीडियो कॉल वो उठा लेते हैं। फिर उसके बाद क्या है, थोड़ी देर बाद जो है उसको जब कट होता है तो उनके बाद थोड़ी देर बाद में एक न्यूड वीडियो आता है उनका, और फिर उसके बाद वो तमाम प्रकार के, फिर सीबीआई से कॉल आ रहा है, हम दिल्ली से बोल रहे हैं, आपका यूट्यूब में अपलोड हो रहा है, इसको रोकना है तो आप पैसे दीजिए, तमाम प्रकार की चीजें हैं। तो फर्स्ट बेसिक चीज है कि आज के जब सभी हम बोलते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, व्यस्त हैं, हम अपने घर परिवार के लोगों का, रिश्तेदार लोगों का फोन उठा नहीं पाते हैं, तो अननोन नंबर का फोन उठाने की जिसके पास समय है, अननोन नंबर का वीडियो कॉल उठाने की समय है, वो आदमी जो अपने आप को इन लोगों के ठगी के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। कभी भी रहे, आपके जो भी जिनको आपसे काम है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, एक बार नहीं उठाएंगे, दोबारा वो आपको अप्रोच करके करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहला अवसर है जिसमें कॉल आपको उठाना ही है। तो कभी भी वीडियो कॉल, अननोन नंबर्स के, इंटरनेशनल कॉल 100% अवॉइड करिए, आप सुरक्षित रहेंगे। जी धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर उमेश जी और डॉक्टर चतुर्वेदी साहब एंड पटेल सर। आपने एक महत्वपूर्ण विषय, पुलिस की क्या क्या कमियां रह जा रही है, पुलिस को कहाँ कहाँ पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, और जो अभी बातें हमारे डॉक्टर मुकेश जी ने रखी, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया, तो सच बात है, हम जानते जरूर हैं, लेकिन कई बार अपनी व्यस्त जिंदगी में या फिर हमारा जो लालच कहीं ना कहीं हावी हो जाता है तो हम उसे निगलेक्ट कर देते हैं और इस तरह के विक्टिमाइजेशन के शिकार पड़ जाते हैं। तभी तो सोचने विचारने के बाद में इस प्रोग्राम को जब मैं रन कर रहा था तो नाम रखा था मस्तक पर दस्तक। तो रोज सवेरे कम से कम अपने मस्तक पे एक बार ऐसा नॉक करने की आवश्यकता है करना चाहिए, तो कि कहाँ कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, तो उसी के माध्यम से रखा जा सकता है, और बहुत हड़बड़ी पे ना रहे। और ठीक है, पैसा कमाना, धन कमाना आवश्यक है, पर इतनी भी जरूरत नहीं है कि हम बिना सोचे समझे भी किसी धन के पीछे चलने लगे जाए। वैलेंटाइन डे आ चुका था, ठीक है, बट जरूरत नहीं है कि हम किसी अनजान लड़की को भी अपनी गर्लफ्रेंड बना ले या किसी अनजान लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बना ले। ऐसी भी आवश्यकता नहीं है कि किसी को फेसबुक और व्हाट्सएप और
स्नैपचैट में जाकर के दोस्ती करने की जरूरत हो, एक बार फेस टू फेस मिल लिया जाए, एक बार उनके खुद के नंबर पे बात किया जाए। कुल मिलाकर के आप ही के इस प्लेटफॉर्म का सार रहा, तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि आपने अपना बहुत समय दिया। आप बने रहिए सर, ये बहुत सारी बातें यहाँ पे हो सकती है और बीच बीच में आप लोगों की आवश्यकता भी पड़ सकती है। प्रोग्राम के लास्ट में एक बार कंक्लूजन में हम आपके साथ में फिर जुड़ेंगे, सारे लोग फिर बैठ के बात करेंगे कि क्या कितना सार्थक हो पा रहा है हमारा यह प्रोग्राम। निवेदन आप तीनों से कि अपने विचार जरूर भेजेंगे ताकि मैं उसे संकलन कर पाऊं अपनी नहीं, अपनी तो नहीं बोलूंगा सर, हमारी सबकी मस्तक पर दस्तक की किताब पे। अगला प्रोग्राम में हम बात करेंगे जुडिशियल अप्रोच ऑफ साइबर क्राइम। हमारे गेस्ट पहुंच चुके हैं, उनका अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर तापन मोहंती, आप डीन हैं NLU भोपाल मध्य प्रदेश में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। डॉक्टर प्रोफेसर KB अस्थाना जी हैं, आप महर्षि यूनिवर्सिटी में हैं। और प्रोफेसर डॉक्टर विन्नी शर्मा एसोसिएट प्रोफेसर है जॉर्जियस यूनिवर्सिटी में। आप तीनों का हम इस प्लेटफॉर्म में अभी अभिनंदन करते हैं और स्वागत कर रहे हैं। इस बीच में हमारे शुरू से जब से प्रोग्राम चालू हुआ तब से जुड़े हुए हैं सुरेश मेनन साहब, आपका मैं अभिनंदन कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। मेरा अभिवादन मंच की मार्फत स्वीकार करें। तो